पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ ही वक्त शेष है और बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हुई तो टीएमसी भी है, लेकिन बीजेपी ने अब टीएमसी का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी को कड़ा जवाब देने के लिए अपने स्टार प्रचारक और बेहद लोकप्रिय लोगों में योगी आदित्यनाथ को उतार दिया है चुनाव मैदान में। हम बेहद लोकप्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल 3 रैलियां हुई और तीनों रैली में उनकी लोकप्रियता साफ तौर पर हमें देखने को मिली है। योगी आदित्यनाथ 3 जगहों पर गए हैं। उनके भाषण की बड़ी बातें क्या रही, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम अपने इस खास शो में। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन कुमार। उनके साथ चंदन से जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस सभा, अपनी इस रैली के दौरान जो कुछ कहा, हर उस एक शब्द का मायने क्या है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। बिना वजह वो कभी कुछ नहीं कहते। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं योगी आदित्यनाथ की जो बंगाल में रैली हुई उसके भाषण की बातों को डिकोड करने की। पश्चिम बंगाल में कल 3 रैलियां की, सोनामुखी में, नंदकुमार और कांधी दक्षिण में। जो 3 जगहें योगी आदित्यनाथ की पहली रैली के लिए चुनी गई, वो 3 जगहें उन्हें क्यों चुना गया, इन्हीं 3 जगहों को क्यों चुना गया और योगी आदित्यनाथ को वहां भेजने का फैसला किस मकसद से लिया गया होगा कि जाते ही सबसे पहले वो इन 3 जगहों पर रैली करते हैं। रचना, देखिए मैं आपको इन 3 पहले सीटों के बारे में बता दूं कि क्यों योगी आदित्यनाथ को पहले यहीं भेजा गया। ये तीनों सीट भाजपा के लिए बहुत महत्व रखती हैं। पहली सीट की मैं बात करूं, अगर मैं सोनामुखी की बात करूं, तो वहाँ पर एक धार्मिक जो संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए अगर बात कर ले तो सोनामुखी बांकुड़ा जिला में आता है। जो सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ करीब 84% जो है हिंदू आबादी है और मुस्लिमों की आबादी 8% है। तो ये अगर परसेंटेज हम आप देखें तो आप काफ़ी कुछ हद तक क्लियर हो जाता है कि भाजपा ने यहाँ कितनी मेहनत की है और किस हद तक यहाँ पर अपने वोटर्स को उन्होंने साधने की कोशिश की है। अगर मैं इस सीट, अगर मैं सोनामुखी सीट की अगर बात करूँ पिछले जो चुनाव में हुए हैं, तो अगर मैं 2011 की बात करूँ तो यहाँ से टीएमसी को जीत मिली थी। 2016 में यहाँ पर सीपीआईएम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 में इसी सीट को भाजपा ने जीत लिया। यानी पिछले चुनाव में इस सीट से जहाँ योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, यहाँ से भाजपा को जीत मिल गई थी। ये जीत इस साल भी बरकरार रहे, पक्की रहे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर उतारा गया है। तो ये सोनामुखी जो है, इस सीट के बारे में जैसा कि हमारे शो से पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, यहाँ के वोटर्स का नेचर क्या है। क्योंकि अब जब 2011 में टीएमसी जीती, फिर 2016 में सीपीआईएम आई, फिर बीजेपी आई 2021 में, तो इन तीनों टर्म में अलग अलग पार्टियों के हिस्से जिम्मेदारी सौंपी वहां के लोगों ने। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है, विधानसभा सीट है, जो कि पिछले 20 सालों में यहाँ पर कोई भी पार्टी रिपीट नहीं जीती है। तो अगर आप ट्रेंड को देखो तो ट्रेंड के हिसाब से तो कुछ और कह रहा है ट्रेंड। ये एक बड़ा रीजन है, यही रीजन है कि भाजपा इस ट्रेंड को गलत साबित करना चाह रही है और यहाँ से इसलिए उसने सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी बहुत डिमांड है पश्चिम बंगाल में, उनको यहाँ पे रैली के लिए उतारा है ताकि वो ट्रेंड गलत साबित हो सके। और योगी आदित्यनाथ ने कई दफे अपने भाषण में, जब वो किसी इनॉग्रेशन में आते, उद्घाटन में नोएडा जैसे शहर में आते हैं, तो वो यहाँ भी उन्होंने ट्रेंड को ब्रेक किया और कहा कि जो भी पहले सीएम आते थे उनकी सत्ता चली जाती थी, लेकिन मैं ट्रेंड ब्रेकर हूं। बिल्कुल, वो ट्रेंड ब्रेकर तो है ही है। तो जहाँ भी वो जाते हैं इसी मकसद जाते हैं कि मेरे सामने कोई भी ट्रेंड फिक्स नहीं है, मैं ट्रेंड को मैं तोड़ने वाला हूँ, मैं ट्रेंड को सबको तोड़ दूंगा। चलिए मैं दूसरी सीट की बात करूँगा, मैं नंदकुमार की अगर बात कर लूँ मैं, तो नंदकुमार विधानसभा जो क्षेत्र ये बेसिकली पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 85% है और मुस्लिम की आबादी यहाँ पर करीब 40% है। लेकिन मुझे जो नतीजे पिछले कुछ वक्त के दिखाई दे रहे हैं, कुछ सालों के, टीएमसी की तगड़ी पकड़ है। जी, टीएमसी की तगड़ी पकड़ है, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले 3 चुनाव से लगातार यहाँ टीएमसी जीतती आ रही है। लेकिन मैं आपको ये एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं 2021 चुनाव की बात करूँ तो 2021 के चुनाव में भाजपा को यहाँ पर सिर्फ 5406 वोटों के अंतर से हार मिली थी। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत छोटा अंतर है। अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो अब देखो बीजेपी का इस सीट के ऊपर दबदबा कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं 2011 चुनाव की बात करूं तो बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 2.93% वोट मिले थे। 2016 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी और 5.1% वोट मिले थे।
लेकिन वही 2021 अगर आप आंकड़ा देखो तो 45.22%। ये बहुत बड़ा फर्क ये है। बहुत बड़ा फर्क है और मार्जिनल, आप इसको कहो कि मार्जिनल अंतर से भाजपा वहां जीतते जीतते वहां पर रह गई थी, रह गई। टीएमसी के विधायक चुने गए थे। अच्छा चंदन, मुझे जी। यहाँ एक, मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट बात आप ये भी समझाइए कि जो 2021 में 45.22 पर जो वोट शेयर शिफ्ट हुआ था, बिल्कुल। उसके पीछे बीजेपी की कौन सी रणनीति थी उस वक्त? देखिए, आपको मैं ये दिलाऊं कि उस वक्त शुभेंदु अधिकारी पार्टी के साथ जुड़ भी गए थे और उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा था 70% बनाम 30%। जो ये नारा था ना, ये ऐसा माना जाता है कि पिछले चुनाव में भाजपा की प्रदर्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अगर आप इस सीट में अगर देखोगे, जैसे मैंने बताया आपको 85% हिंदू और 14% जो मुस्लिम है यहाँ पर, तो वहाँ पर इस नारे ने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाया था और उसका नतीजा आपको वोट परसेंटेज में ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला 2016 के मुकाबले 2021 में। शुभेंदु अधिकारी का जादू। बिल्कुल बिल्कुल, वो जादू वहाँ पे चला था। हाँ। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे सीएम योगी को इसलिए उतारा गया क्योंकि ये एक वो सीट है जहाँ पर भाजपा को एक अपनी जीत लगभग तय दिख रही है। करना सिर्फ इतना है कि 3% से 4% वोट स्विंग कराना है। जो कसक पिछले चुनाव में रह गई थी, उस कसक को उन्हें कन्वर्ट करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट भाजपा के लिए भी थी। तो एक एक सीट जब जुड़ेगा तो पार्टी फिर जो है जीत की ओर बढ़ेगी, ऐसा प्रयास चल रहा है। अब मैं तीसरी सीट, अगर मैं कांथी दक्षिण की बात करूं मैं, तो कांथी दक्षिण भी ये पूर्व मेदिनीपुर जिले में पड़ता है। ये जो मैंने बताया कि वो 85% हिंदू और मुस्लिम 14% है। अगर यहाँ की पिछले चुनाव की मैं बात करूं, चुनाव परिणामों की बात करूं, तो 2011 और 2016 इन दोनों विधानसभा चुनाव में यहाँ पर टीएमसी का कब्जा था। लेकिन 2021 में भाजपा से अरुण कुमार दास ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और कोई छोटी मोटी ऐसी जीत दर्ज नहीं की थी। अच्छी खासी है। अराउंड 51% उन्हें वोट मिला था। ये ह्यूज अंतर है। ये जो पूरा जो बदलाव हुआ था, तो ये भी एक पक्की सीट थी। तो इस जो बाकी जो इन सीटों पर जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है अपनी चुनाव प्रचार, वो भाजपा की जीत को पक्के करने के इरादे से उसमें की। और आपने देखा भी होगा कि इस रैली में जिस कदर भीड़ जुटी थी और जिस तरह से स्वागत हुआ योगी आदित्यनाथ का, शुभेंदु अधिकारी बाकायदा एक तरीके से मैं कहूँ नतमस्तक हो गए उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें अंगवस्त्रम पहनाया और जिस तरीके से लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया। आप रिस्पेक्ट देखो कि जब वो नतमस्तक हो रहे हैं उसके पहले उन्होंने उन्हें जूते भी उतारे। हाँ। जूते उतार के नतमस्तक होना, ये एक किसी भी लीडर का एक कद बताता है कि वहां पर उनकी नजर में उसका क्या महत्व है। और वैसे भी इस बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं। रैली तो कल पहली बार उनकी हुई इस चुनाव में, लेकिन वो पहले से ही उनकी डिमांड वहां चली जा रही थी। और हम हमेशा यूपी मॉडल की चर्चा भी सुनते आ रहे हैं इस पूरे बंगाल विधानसभा चुनाव के जो प्रचार के दौरान। चलिए अब हम उनकी बातों को डिकोड करने वाले सेक्शन पर आते हैं, जो 5 महत्वपूर्ण बातें की। एक एक करके मैं चाहूंगी चंदन आप उसे प्रॉपर डिकोड करें। सबसे पहले बंगाली और उर्दू को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा स्टेटमेंट था उनके पूरे भाषण का। उसे जरा डिकोड करें। मैं क्लियर लाइन बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने बेसिकली सीधे यही कहा है, सीएम योगी ने जो कहा है, जो कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो उर्दू जहाँ बोली जाती है वहाँ जाएं। बंगाल में तो बांग्ला ही बोली जाएगी। टीएमसी बांग्ला भाषा समाप्त करना चाहती है, बंगाल को समाप्त करना चाहती है। इस साजिश को सफल नहीं होने देना है। आप ये एक बहुत बड़ा बयान है। बयान इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कोलकाता के जो मेयर है फिरहाद हकीम, उन पर उन्होंने निशाना साधा। कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि आने वाले समय में 50% यहाँ पर उर्दू बोली जाएगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएमसी के जो है, टीएमसी का जो एक निशाना साधती है भाजपा के ऊपर, हमेशा जो ममता बनर्जी साधती है निशाना, वो ये भाजपा पे आरोप लगाती है उनकी वो बंगाली अस्मिता के लिए खतरनाक है। ये पार्टी हमेशा कहती है, उनका ये आरोप लगाना रहता है, हमेशा लगाती हैं कि अगर भाजपा बंगाल में आती है तो यहाँ से बांग्ला खत्म हो जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहले पे दहला मारा है। उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के कार्यकर्ता के उस बयान के हवाले से उन्होंने ये बताया कि खतरा भाजपा नहीं है। उन्होंने पूरे बंगाल की जनता को इस अपने एक स्टेटमेंट से भरोसा देने की कोशिश की है कि भाई भाजपा से बांग्ला भाषा को
और बंगालियों को कोई कोई खत्म खतरा नहीं कर नहीं है, कोई खत्म नहीं कर सकता, उनकी अस्मिता को कोई खतरा नहीं है, बल्कि और मजबूत किया जाएगा और यहाँ पर किसी और भाषा का प्रभुत्व नहीं रहेगा। जब आप ये बात हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं तो मुझे न जाने क्यों कांग्रेस की याद आ गई। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कई दफे, कई पॉइंट्स पर हमने ये देखा भी है, डिस्कशन भी किया है कि कांग्रेस कई दफे बीजेपी को थाली में परोस कर दे देती है मुद्दा। क्या कोलकाता के मेयर ने वही काम कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब जब आप टीएमसी जो है आरोप लगा रही है भाजपा पर और कांग्रेस की बात कभी नहीं कहती, क्योंकि उसको पता है कांग्रेस रेस में नहीं है, जो रेस में है उस पर निशाना साधने की कोशिश करती है, लेकिन मौका लपक लिया भाजपा ने, बीजेपी ने। बिल्कुल भाजपा ने मौका लपका हाँ। और उसका फायदा उठाया। हाँ। बिल्कुल। अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पर। टीएमसी नारा तो देती है माँ, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो। माँ आज बंगाल में रो रही है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष भयभीत है। ये इसे डिकोड करें हमारे दर्शकों के लिए कि माँ, माटी और मानुष को लेकर ये जो बातें कही हैं योगी बिल्कुल। आदित्यनाथ ने, उसका मतलब क्या है? वैसे देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नारा तब आया था जब नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था। जब 2007 में नंदीग्राम का आंदोलन चल रहा था और जब ये आंदोलन सफल हो गया था, टीएमसी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसी आंदोलन से इस नारे का जन्म हुआ था, माँ, माटी और मानुष। मानुष। सीएम योगी ने पूरे परिदृश्य को दिखाया है और साबित किया है कि जो नारा टीएमसी का था, जिस नारे के दम पर वो सत्ता में आई, उस पूरे नारे की हवा निकल गई। कैसे? उन्होंने बताया कि अब जैसे कि माँ आज बंगाल में रो रही है, संदेश खाली जैसी घटना जिस प्रदेश में होती है, जहाँ पर जो सरकार सत्ता में है, उसी सरकार की पार्टी के सदस्य जो कि वो उनके कार्यकर्ता महिलाओं का शोषण करते हैं, लगातार 2011 से शोषण करते आ रहे हैं। पार्टी ऑफिस से बुला के उनके साथ अश्लील हरकतें होती थी, रेप होता था उनका, और महिलाएं असुरक्षित हो गई थी। महिलाएं अपनी बिल्कुल एक तरह से उम्मीद खो चुकी थी कि मेरा कोई रखवाला है या हमारा कोई भला करने वाला आने वाला है। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी होती है, जब उनके खिलाफ मामला सामने आता है, उसके बाद महिलाएं सामने आती हैं और अपना दर्द बयां करती हैं, तब समझ में आता है कि बंगाल में महिलाओं की क्या स्थिति है। दूसरा, महिलाओं के प्रति वहाँ अपराध भी चरम पर है। आरजीकर हॉस्पिटल आप देखो, कोई नहीं भूल सकता वो केस। कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि जब गैंग रेप की घटना होती है एक नामी मेडिकल कॉलेज में, जब इस तरह घटना होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप समझ लो, वहाँ पर समझ सकते हो कितनी बुरी स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है। और उस दौरान जो ममता बनर्जी का रिएक्शन रहा ना लोगों के लिए, वो उससे कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट मुझे लगता है महिलाओं का टूटा, कि एक महिला सीएम है और जिस तरह की घटना एक महिला के साथ हुई है, वो इमोशंस कहाँ गए, वो ममत्व कहाँ गया? रचना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बंगाल में वैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है, बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इस निशाना साधा सीएम योगी ने। उसके बाद उन्होंने जो कहा माटी पे इसलिए निशाना साधा क्योंकि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वहाँ पर अवैध घुसपैठ जो है वो चरम पर है। आप चाहे बॉर्डर एरिया की बात कर लो, पश्चिम बंगाल खासकर जितने बॉर्डर एरिया है, मुर्शिदाबाद वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर अवैध घुसपैठिए भर के आए हैं। वहाँ पर भाजपा ऐसा लगातार आरोप लगाती आई है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो निशाना उन्होंने साधा कि माटी पे जो है घुसपैठियों का कब्जा है, यानी सिर्फ वही नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल जो है आज के टाइम पे अवैध घुसपैठ से परेशान है। एसआईआर के जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। एसआईआर के आंकड़े आप देख लो, एसआईआर के आंकड़े में करीब 91 लाख जो है अवैध घोषित हो गए। अब अवैध घोषित 91 लाख का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं साबित होता है कि इसमें वो लोग भी शामिल थे जो अवैध रूप से बंगाल में रह रहे थे, क्योंकि वहाँ कुछ डाटा उनका मिला नहीं, कोई मिसमैच था, सब कुछ था, तो एक बड़ा था ये। अब मैं मानुष जो भयभीत है, अब वो सीधे इस शब्द से जो उनको भयभीत से जोड़ रहा है, उन्होंने सीधे से चोट जो किया लॉ एंड ऑर्डर पे किया। एनसीआरबी का डाटा भी बहुत कुछ कहता है, उस पर मैं बाद में आऊंगी चंदन, पहले इसे थोड़ा डिटेल में आप बताएं। जी कैसे बिगड़ा? वही मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ बहुत खराब है और वहाँ के जो लोग हैं भयभीत है। आप देखो वहाँ पर चुनाव आयोग लगातार वहाँ पर फोर्स की तैनाती कर रही है, जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को बुलाया जा रहा है। चुनाव के बाद भी 500 कंपनियां तैनात करने का फैसला हुआ है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर चुनाव के दौरान हिंसा काफी बढ़ जाती है, चुनाव में हिंसा का माहौल होता है, लोग डर के मारे कई बार घर से नहीं निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो डर के मारे वो उसी पार्टी को देते हैं जिन्हें लगता है कि इनसे मुझे खतरा नहीं। और आज के टाइम पे उन्हें, जिसमें 2021 के चुनाव की बात याद दिलाऊं आपको, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, करीब 52 हत्याएं हुई थी,
चुनाव हिंसा के बाद 2021 का आंकड़ा है। 2021 के बाद 52 हत्याएं होती हैं जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया था। टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें घर से बाहर निकालते हैं, उन्हें अपने घर से बेघर कर देते हैं, उन्हें विस्थापित होना पड़ता है, शरण लेना पड़ता है। तो रक्त रंजित चुनाव ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में तो जाना ही जाता है कि रक्त रंजित चुनाव है, और यही रीजन है, यही कारण है कि पूरे देश की जो नजर होती है चुनाव जब बंगाल में होता है तो होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर सब कुछ हिंसा के दम पर बल पे किया जा रहा है। लेकिन बट चुनाव आयोग भी इसमें पूरी तरह से तैयार है। रचना, ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने क्राइम कैपिटल की बात कही। टीएमसी ने बंगाल को कल्चरल कैपिटल से क्राइम कैपिटल बना दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसे डिकोड करें हमारे दर्शकों के लिए। आप बस जो मैं भी आपको डेटा बताऊंगा उस डेटा से आपको समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा, क्यों क्राइम कैपिटल कहा। जो एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डेटा है, जो 2023 तक का जो डेटा है, उस वक्त जो पूरे प्रदेश में अनुमानित जो एफआईआर हुए हैं वो 1.60 लाख है, उसकी संख्या है। मैं आपको बताऊं, जब ये सत्ता संभाला था ममता बनर्जी ने 2011 में, तब करीब करीब जो एफआईआर दर्ज हुए थे 1.40 लाख दर्ज हुए थे। 2011 से 2023 में जो क्राइम का दर है वो लगातार बढ़ा है। तो अपराध घटने की बजाय वो लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ गए हैं, वो बहुत बिल्कुल डराने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर मैं वही महिलाओं के खिलाफ आ जाऊं तो ये तो कभी कम हुए ही नहीं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है 2013 में अगर जो रिकॉर्ड किया था करीब करीब 29,826 था, 2023 में वही बढ़ के 34,691 है। और यही नहीं, एक और आंकड़ा बहुत आपको ये जानने वाले और हैरान करने वाला आंकड़ा है। जब मैं अपहरण की बात करता हूँ, महिलाओं का अपहरण की बात कर रहा हूँ, तो पूरे बंगाल में पुरुषों के मुकाबले वो दर जो 5 गुना है। यानी महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। बताइए, ये उस स्टेट की बात हम कर रहे हैं जिस पर भरोसा न जाने कब से वहाँ की जनता दिखाती आई है, जिसकी अच्छी खासी जो सांसद हैं वो तेज तर्रार हैं, और ममता दीदी को सबसे तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती है। और खुद भी महिला है, वेस्ट बंगाल की सीएम की कुर्सी उनके हाथ में कब से, जिस पे बैठे हुए। बिल्कुल, उस स्टेट के ये आंकड़े हैं जहां महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं वो पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराध से 4 से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। टीएमसी का मतलब भी खूब समझाया है बीजेपी के फायरब्रांड नेता, तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ ने। तो टीएमसी को उन्होंने बाकायदा डिकोड किया है, टी का मतलब, एम का मतलब, सी का मतलब बताकर। वो डिकोड आप हमारे दर्शकों के लिए करें, जो टीएमसी का मतलब समझाया उसका मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि उन्होंने बताया क्या टीएमसी का मतलब। उन्होंने कहा टीएमसी में टी तुष्टीकरण है, एम माफिया राज है, सी कटमनी। अब टी फॉर तुष्टीकरण, उन्होंने सीधे आरोप लगाने की कोशिश की है, या ये बंगाल की जनता को ये बताने की कोशिश की है कि आप भ्रम में ना रहें। ये जो अभी टीएमसी की वर्तमान सरकार है वो एक विशेष समुदाय के प्रति झुकी हुई है, उन्हीं के भले के लिए कर रही है। चूंकि उनका वोट बैंक न कट जाए तो सब कुछ, वो अगर उनके प्रति कोई अपराध भी अगर वो कर रहे हैं तो वो उसमें भी आंखें मूंद रही हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, अगर बांग्लादेश जैसे देश में अगर किसी हिंदू की हत्या होती है, काफ़ी बवाला मचता है, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें डर था अगर मैं कुछ बोलूंगी तो जो ये बॉर्डर इलाके के जो मेरे वोटर्स हैं, जो मेरा वोट बैंक है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। तो वो पूरी जो सरकार है वो तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने ये इशारा करने की कोशिश की है। टीएमसी में एम का मतलब उन्होंने बताया माफिया राज। एक तो हमने संदेश खाली में देखा ही था। बिल्कुल, संदेश खाली में हमने देखा। ठीक है, ऐसे तमाम उदाहरण है पश्चिम बंगाल में। एम फॉर माफिया राज उन्होंने बताया। माफिया राज का सीधे दिखाए पूरे बंगाल में अपराध चरम पर है, माफियाओं का राज है, अवैध वसूली होती है, तस्करी जैसी घटनाएं होती हैं, अवैध घुसपैठिया हो ही रहा है, और माफियाओं का पूरा कब्जा, यानी माफिया जो चाहती है वही सरकार कर रही है और वही सरकार में हो रहा है। यानी आम जनता को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी उनकी देखरेख नहीं करने वाला है, माफियाओं का राज चल रहा है। उन्होंने क्लियर कट ये बताया। मैंने आपको भी पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने ग्राफ भी बताया, जो अपराध का जो ग्राफ है वो सिर्फ रिकॉर्डेड ग्राफ है। आप ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होते, वो रिकॉर्डेड ग्राफ है जो मैंने आपको बताया। अब सी कटमनी, बड़ा इंटरेस्टिंग आप समझिए। कटमनी कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये नया शब्द हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार की दुनिया में नया शब्द नहीं है।
कटमनी से उन्होंने ये इशारा करने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरे देश के नागरिकों के लिए लागू हैं, बंगाल में ये लागू नहीं हो पा रही है ढंग से, क्योंकि वहाँ की सरकार इसको लागू नहीं होने जा रही है। क्यों नहीं लागू होने दे रही? उसके पीछे का जो आरोप है कि वहाँ जो लोकल लेवल पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें इसके लिए कटमनी चाहिए। मैं अगर 100 रुपए की योजना है, 100 रुपए अगर आम नागरिक को मिलना है, तो उसमें से वो जो तथाकथित अधिकारी बैठे हुए हैं उनको 20 से 25 रुपए दो पहले। अगर आप तैयार होते हो तब जाके आपको 75 से 80 रुपए मिलेंगे। अगर आप तैयार नहीं होते तो भूल जाओ उन योजनाओं का लाभ। सरकारी योजना का लाभ आप तब तक नहीं उठा सकते जब तक उसके लिए आप अधिकारियों और तमाम जो करप्ट लोग हैं उनकी जेबें ना भरो, जेबें ना जो भरो, कि आपको मुफ्त में मिलनी चाहिए, जो कि क्लियर कट भ्रष्टाचार का मामला है। तो सीएम योगी ने ये पूरा आरोप लगाया है टीएमसी का फुल फॉर्म बताते हुए। साथ में उन्होंने एक जो तुष्टिकरण की मैं बात बता रहा हूँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है। हाँ, जब इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है तो बहुत जरूरी है कि हम उसको डिकोड करें, तो हम डेटा के साथ डिकोड करें कि मुसलमानों की यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि मुसलमानों की यहाँ पर कितनी आबादी है और किस बिना पर योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैं बात करूँ मुर्शिदाबाद की बात करूँ, तो पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अगर मुसलमानों की जो संख्या है मुर्शिदाबाद में करीब 66.27% जो है वहाँ मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा। तो एक तरफा है, मोर देन 50%। दूसरा मैं आपकी मैं बात करूँ मालदा में करीब 51.27% वहाँ मुस्लिम आबादी है। उत्तर दिनाजपुर की बात करूँ, ऑलमोस्ट 50% वहाँ मुस्लिम आबादी है। मैं आपको दक्षिण परगना की बात करता हूँ, दक्षिण 24 परगना की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ करीब 36% वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। बीरभूम में करीब 37% मुस्लिम आबादी है। ये वो जगह है, ये वो जिले हैं जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं जगहों का नाम लेकर ये इशारा कर रहे हैं पूरे बंगाल में कि अगर आप अभी नहीं चेते तो ऐसा ना हो कि ये प्रश्न धीरे धीरे बाकी भी बंगाल के जिले में जो है और वो तब्दील हो जाए और हिंदू जो शून्य बन जाए, और ये कहीं ना कहीं आपको पड़ोसी देश से भी घुसपैठ, अवैध रूप से घुसपैठ का भी एक नतीजा सामने है जहाँ पर इतनी संख्या दिखती है। ऐसा भाजपा का आरोप लगाता रहा है। ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ कहीं जाएं, रैली करें और बुलडोजर का जिक्र ना हो। बिल्कुल, बुलडोजर बाबा के नाम से वो पहचाने जाते हैं। यूपी में किस तरीके से अब एक्शन होने लगा है, अब उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। हर रोज आप सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं से ये खबरें आती रहती हैं, बुलडोजर जिसमें मेन खबर होता है, मुख्य खबर होता है। तो बुलडोजर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बुलडोजर जवाब देगा बंगाल की कला, संस्कृति और अध्यात्म के साथ, बहनों, बेटियों और नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करेगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्कुल, इसे भी डिकोड करें। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पूरे इस पश्चिम बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड थी, और वो डिमांड के साथ साथ हर चुनावी रैली में बड़े से बड़े और छोटे से छोटा नेता पूरे पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए यूपी सरकार की जो नीति है वो अपनाई जाएगी। आप समझो, ये बहुत बड़ी बात है, यूपी सरकार की नीति, यानी सीधे सीधे आप कह रहे हो योगी आदित्यनाथ की नीति। एग्जैक्टली, जबकि बीजेपी की सरकार तो बहुत सारे राज्यों में है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का जब नाम लिया जाता है, जब उनके मॉडल को लागू करने की बात की जाएगी, तो वो कौन से मॉडल होंगे जो लागू की जा सकेगी। अब जैसे यूपी में आप देखो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एंटी रोमियो टीम है, छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो टीम है, वो लगातार एक्टिव है। तो महिलाओं के साथ ही टीजिंग घटनाओं में भी काफी कमी आई है। माफिया और अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है वो तो हम सब योगी आदित्यनाथ ने कल के भाषण में क्लियर कट कह दिया है कि भाई सीधे बुलडोजर चलेगा। जो हम यूपी में करते आए हैं वो यहाँ पर भी हम करेंगे, इससे कोई माफिया नहीं बचने वाला। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और यूपी में चलती है प्रक्रिया, आपको मैं बताऊं, मिशन शक्ति योजना जो है, इसके अंतर्गत क्या है कि सभी थानों में जो महिला डेस्क बनाया गया है और महिला अधिकारी जो है वो वहाँ पर बैठाई गई हैं। एक पिंक पेट्रोल नाम की भी पिंक पेट्रोलिंग वहाँ होती है। बिल्कुल पिंक पेट्रोलिंग वहाँ पर होती है, वो इसी योजना के अंतर्गत वो आती है। वो वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी यूपी मॉडल की बात हो जाती है तो बंगाल की जनता को याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि ये सारी योजनाएं यहाँ पर भी
लागू होंगी। अब देखिए, अभी सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो सांप्रदायिक तनाव खासकर पहले ऐसा होता था कि आए दिन जैसे बंगाल में हिंसा आए दिन आपको देखने को मिल जाती है, खासकर जब चुनाव आते हैं तो हिंसा और बढ़ जाती है। उसके लिए देखिए वहाँ यूपी में क्या है, उन्होंने इस सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए खुफिया विभाग, एटीएस और एसटीएफ को सक्रिय किया है। और योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा, अपने भाषण में कहा है कि 2017 के पहले जब वो हिंसा होती थी यूपी में, जब से उनकी सरकार आई है तब से वहां पर हिंसा ना हुई है, ना ही हम आगे होने देंगे। भ्रष्टाचार पर, हाँ माफ कीजिए, अपनी बातें पूरी ठीक है, तो ये ना ऐसा होने देंगे। तो बंगाल की जनता को उन्होंने साफ साफ संदेश दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम यूपी मॉडल लेके आएंगे और भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के खिलाफ, जो भी गुनहगार है उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लेंगे, यानी उनकी अवैध संपत्तियों को हम कुर्क करेंगे, उन्हें गिरा देंगे नीचे, तो कड़ा एक्शन लेंगे। गुंडा टैक्स, इसका भी जिक्र होना चाहिए। गुंडा टैक्स को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात उन्होंने कहा है कि गुंडा टैक्स का क्लियर है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा। गुंडा टैक्स योगी स्टाइल में राज होगा। योगी स्टाइल में ये बिल्कुल राज होगा। और योगी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, और जो मैं कहूँगा वही होगा। यही भरोसा दिलाने की कोशिश पूरे पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं। और कल की रैली में वो एग्जाम्पल भी दिख गया है, जो भीड़ और जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है वो एग्जाम्पल दिखाया वहाँ पर। चलते चलते दो सवाल मेरे आपसे। पहला सवाल, चलिए हम योगी आदित्यनाथ पर बात कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल थी 12 तारीख, 23 तारीख को मतदान है, पहले फेज का मतदान है। क्या बीजेपी ने देर कर दी योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने के लिए? देखिए, अब साफ साफ एक ठीक से कह नहीं सकते कि देर कर दी, क्योंकि एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। क्यों स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि अभी भी असम का चुनाव खत्म हुआ है और अभी इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है भाजपा की, कि जब 3 राज्यों में जब चुनाव खत्म हो गया और जब सबका फोकस पश्चिम बंगाल में पहुंचता है पड़ेगा, तो जो मतदाताओं का जो रुझान है या जो ध्यान है वो भटके नहीं। इसकी वजह से सीएम योगी को चुनाव के बाद उतारने का फैसला किया गया, जो असम चुनाव के बाद है। हाँ, मेरा पर्सनली अपना थोड़ा मानना है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ की डिमांड शुरू से पश्चिम बंगाल में काफ़ी रही है, पिछले दिनों भी हमने देखा है जनता की डिमांड भी है और नेता भी जिस तरह से यूज़ कर रहे थे, तो ये एक उम्मीद लगाई जाती थी कि पश्चिम बंगाल में कि इन्हें और पहले भी हम उतार सकते थे, क्योंकि जनता की भारी डिमांड थी। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी देरी मुझे लगता है कि कर दी है भाजपा ने, लेकिन बिगड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि योगी तो योगी है कि अगर मैं हूं तो फिर मैं हूं, फिर क्या गम है। वैसे ही हिसाब किताब बिल्कुल है योगी आदित्यनाथ के साथ। जी रचना। दूसरा और आखिरी सवाल जो मैंने पहले ही कहा था आपसे, हेमंत बिस्वा शर्मा फ्री हो चुके हैं असम के चुनाव से, बिल्कुल, और अब वेस्ट बंगाल में क्या जादू चलाएंगे वो? योगी आदित्यनाथ पहले से मौजूद हैं, शुरू कर दिए हैं चुनाव प्रचार वहां पर, अब क्या हेमंता भी जादू चलाएंगे? अब ये तो जुड़वा हैं दोनों, जोड़ी तो एक जैसी है। फायर ब्रांड नेता के तौर पे हैं। आपने तो पिछले दिनों में सुना है कि कितना तेवर भी एक जैसे हैं, कितना खुल के बात करते हैं, कोई भी बीच की बात नहीं करते। वो खुल के कहते हैं मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको रखना है, इनको हटाना है, तो खुल के। तो बंगाल की जनता को यही भरोसा चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि उन्हें आगे कोई ऐसा कॉन्फिडेंस तो दे। तो जब आप देखेंगे, जब हेमंता भी जब उतरेंगे, जब चुनावी मैदान में, जब वो भी जब भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो योगी और हेमंता की जब जोड़ी है वो बंगाल में इतना दम रखती है कि वो 3 से 5% वोट स्विंग आसानी से कराने में सक्षम है। 3 से 5% भी वोट स्विंग अगर होता है तो नतीजे जो हैं बहुत चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में 2 फेज में इलेक्शन होने हैं और 23 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। 12 तारीख से यानी कल से इनकी रैलियां शुरू हो चुकी हैं योगी आदित्यनाथ की। हेमंता बिस्वा शर्मा भी अब जो हैं वो जाहिर सी बात है चुनावी प्रचार अभियान में जोर शोर से उतरेंगे। क्या ये जोड़ी पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों को जो है वो प्रभावित करेगी, या फिर मैं ये कहूँ कि दीदी की सत्ता जो है इससे डावाडोल हो सकती है या नहीं, ये तो 4 मई को डिकोड होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के वहां आने और वहां पर रैली करने, वहां के लोगों में जैसा जोश दिखा है, उस हिसाब से असर तो, लोकप्रियता तो काफी दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। मुझे और चंदर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।